हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे। अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, तो उस सीरीज में हम लोग आज जो टॉपिक को पढ़ेंगे वो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और रादर प्रॉपर्ली कहें तो कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हम लोग इसकी पढ़ाई क्यों करते हैं, रियल लाइफ में इसका क्या सिग्निफिकेंस है और ये कितने टाइप के होते हैं, है ना। ये सारी चीजें पढ़ेंगे। एक दो एग्जांपल्स भी करके हम लोग देखेंगे, जिससे कि हमारा कंसेप्ट एज यूजुअल, जैसा कि हम लोग सारे अपने लेक्चर वीडियो में करते हैं, कि कंसेप्ट भी पढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करते हैं, जिससे हमारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो आज भी हम लोग वही करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं आज के टॉपिक्स में। इसके पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और अपने कमेंट्स भी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ क्या लिखा है, एक सेकंड में पेन का कलर चेंज कर लूं। ओके, हाँ, तो यहाँ लिखा है generally the electric charge encountered in real life is much bigger than the charge on an electron, which is the smallest naturally occurring charge. हमने पिछली कुछ क्लासेस में पढ़ा है कि जो स्मॉलेस्ट चार्ज नेचर में होता है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उतना होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम। इतना ही, यही चार्ज जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट है जो कि नेचर में होता है। और यदि एक और आप कंसेप्ट याद करें तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था चार्ज का, कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। मतलब चार्ज जब भी होगा तो इसी जो इलेक्ट्रॉन की चार्ज को जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसको अगर हम लोग माने कि एक यूनिट है, तो इसी एक यूनिट के मल्टीपल में हो सकता है। इसको अगर हम लोग ई कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को अगर ई कहते हैं, तो जो चार्ज नेचर में होते हैं वो 2e, 3e, 5e, 10e, 100e या मिलियन टाइम्स ई, इस तरह से ही हो सकता है। इसका कोई फ्रैक्शनल फॉर्म नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है। लेकिन लेकिन क्या होता है कि ये एग्जिस्ट तो नहीं करता है, लेकिन क्या होता है कि जब हम लोग नेचुरली चार्ज हमारे आसपास में देखते हैं तो वो चार्ज की क्वांटिटी ए 1 टाइम्स ई से, मतलब इलेक्ट्रॉन की चार्ज से इतनी बड़ी होती है कि ऑलमोस्ट वो कंटिन्यूअस चार्ज की तरह होती है। हालांकि वहाँ क्वांटिटेटिव नेचर जो है चार्ज का वो वहां भी प्रेजेंट है, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज हम उसको ये कह सकते हैं कि वो चार्ज कंटिन्यूअस है। एक सरफेस के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन है या एक वॉल्यूम के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है या कहीं भी कोई जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि हम लोग देखते हैं, एक चार्ज ऑब्जेक्ट को जब हम लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उसके ऊपर, क्योंकि वहां चार्ज मिलियंस और एंड इवन बिलियंस ऑफ टाइम्स इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर होती है या उससे भी ज्यादा होती है कई बार। तो उस केस में ऐसा हम कह सकते हैं कि जो चार्ज है वो कंटिन्यूअस है। जो उसका ग्रेनीनेस है, यानी कि जो उसका कंटिन्यूअस क्वांटिटेटिव नेचर है वो प्रेजेंट है, वो फिजिक्स को वायलेट वहां भी नहीं कर रहा है, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इट कैन बी टेकन एज अ कंटिन्यूअस चार्ज। सो यहाँ मैं लिख रहा हूं, therefore the quantum nature of charge although present but can be ignored, क्योंकि हम लोग इग्नोर कर सकते हैं इसको, क्योंकि बहुत ही बड़ा चार्ज है। जो प्रेजेंट चार्ज है वो यूनिट चार्ज के तुलना में बहुत ही बड़ा है, इसलिए such charges occurring on an object is called a continuous charge distribution। इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा और क्यों इसकी पढ़ाई करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्वांटिटेटिव नेचर तो है चार्ज का, लेकिन जब हम लोग उसको स्टडी करने जाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट्स को हम देखते हैं, कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट एक चार्ज ऑब्जेक्ट है,
तो वहां उस पर जो चार्ज एग्जिस्ट करता है वो काफी बड़ी क्वांटिटी में होता है ना। तो बड़ी क्वांटिटी में है, इसके लिए उसको हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। अब है कि फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले चीज जो हमने इसके पहले भी जब पढ़ा है, जब हम चार्ज को डिफाइन कर रहे थे, तो हमने ये पढ़ा था कि दो अगर चार्जेज हैं तो एक चार्ज दूसरे के ऊपर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। तो अब हमारा अगला काम भी वही बनता है। जब हमने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन कर लिया, तो हमारा अगला काम क्या बनता है हमारी स्टडी में, कि हम ये स्टडी करें कि ये जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी एट द एंड ऑफ द डे चार्ज ही है। तो ये जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब कुछ मिलजुल करके एक अगर पॉइंट चार्ज है स्पेस में कहीं पे, तो उस पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये स्टडी है हमारी। तो चलिए इसको पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ मैंने लिखा है कंसीडर अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एज शोन बिलो। तो यहाँ मान लीजिए मैंने एक कोई सा भी इरेगुलर सा शेप लिया है ना, इस पे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब मान लीजिए ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे शो नहीं किया है, आप चाहे तो शो कर सकते हैं। मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लेट अस सपोज, तो आप उसको ऐसे शो कर सकते हैं अपने डायग्राम में। ये बहुत सारे चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका हर एक पार्ट जो है वो चार्ज, इसी चीज को कंटिन्यूअस कहते हैं। ठीक, कोई सा भी ऐसा पार्ट नहीं होगा इसका जो कि अनचार्ज होगा। सारे पार्ट्स जो होंगे इस ऑब्जेक्ट के वो चार्ज होंगे। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, तो आप यहाँ पे नेगेटिव ही ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल स्टडी जो है, जनरल पर्पसेस के लिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। मतलब मैं पॉजिटिव मानूं या नेगेटिव मानूं, इससे जनरल प्रिंसिपल जो है उस पर कोई अंतर नहीं पड़ता है, जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं कि फोर्स कितना अप्लाई करेगा। अब है कि लेट अस ब्रिंग अ पॉइंट चार्ज क्यू नॉट इन इट्स विसिनिटी। अब ये पॉइंट चार्ज यहाँ क्यू नॉट जो है, यहाँ हम ले आए इसी जो ऑब्जेक्ट है, चार्ज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पे, उसके आसपास में कहीं पे हम लोग ले आए। ठीक है, तो यहाँ मैं कर दे रहा हूँ ये प्लस चार्ज। आप चाहे तो माइनस चार्ज, जैसा मैंने कहा, वो करके भी अपना काम, अपनी स्टडी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस, कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, जैसा मैंने कहा कि इस ऑब्जेक्ट का हर एक पार्ट जो है वो चार्ज होगा। ठीक है, ये हो गया कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम क्या किए यहाँ पे, हम यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज क्यू नॉट लेकर के चले आए। अब देखिए ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको क्या हम लोग कह सकते हैं, ये भी तो मिलके बना है छोटे छोटे चार्जेस से ही, है ना, स्मॉल स्मॉल चार्ज से ही। ये इसमें कह सकते हैं ना कि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उतने के बराबर का जो यूनिट है, उतने के बराबर का एक यूनिट यदि है, तो उन्हीं छोटे छोटे यूनिट से मिलकर के ही ये बना है, ऐसा तो हम कह सकते हैं, है ना। मतलब ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी थॉट ऑफ एज टू बी कंपोज्ड ऑफ सेवरल पॉइंट चार्जेस और स्मॉल चार्जेस। ठीक है ना, यहाँ मैं स्मॉल चार्जेस लिख देता हूँ, स्मॉल चार्जेस, बहुत सारे स्मॉल चार्जेस होंगे जो जिसको कि हम एज पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब ईच पॉइंट चार्ज अप्लाइज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन क्यू नॉट गिवन बाय कूलॉम्स। अब जितने भी स्मॉल स्मॉल चार्जेस हैं जिनको हम पॉइंट चार्जेस के रूप में कंसिडर कर सकते हैं, वो सब क्यू नॉट के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है जो कि एक पॉइंट चार्ज के द्वारा दूसरे पॉइंट चार्ज के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है, वो हम पहले से जानते हैं कि क्या होगा, वो कूलॉम्स लॉ से हमें मिल जाता है ना। तो यहाँ मैंने एक ऐसा छोटा सा चार्ज जो है वो यहाँ पे ड्रॉ किया है। यहाँ देखिए ये छोटा सा चार्ज है जिसको मैंने स्मॉल चार्ज बोला है डी क्यू, है ना। तो ये डी क्यू जो है इस क्यू नॉट पे एक फोर्स अप्लाई करेगा जो कि कूलॉम लॉ से मिलेगा हमें, और इस डी क्यू से इस क्यू नॉट की दूरी जो है वो वेक्टर आर से रिप्रेजेंटेड है ना। ठीक है, तो कंसीडर सच ए पॉइंट चार्ज dq as shown above, वो मैंने दिखाई दिया आपको। ठीक, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड बाय dq ऑन q नॉट इज गिवन बाय, ये हो गया df। मान लीजिए कि जो dq है वो कितना फोर्स अप्लाई करेगा, तो dq एक पॉइंट चार्ज है, q नॉट दूसरा पॉइंट चार्ज है,
तो आपको पता है कि जो dq होगा वो q नॉट पे जो फोर्स लगाएगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट टाइम्स dq, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, उनके डिस्टेंस का स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, और एक यूनिट वेक्टर होगा जो कि दिस विल बी पॉइंटिंग फ्रॉम dq टू q नॉट। r यूनिट वेक्टर कितना होगा, जो वेक्टर r है डिवाइडेड बाय वेक्टर r का मैग्नीट्यूड, ये होगा, है ना। तो उससे हम लोग डिनोट कर देंगे इसको। तो ये आपका हो गया द फोर्स अप्लाइड बाय dq ऑन q नॉट। अब देखिए ऐसे ही बहुत सारे होंगे स्मॉल चार्जेस उस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो कि सिमिलर टाइप ऑफ फोर्स लगा रहे होंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ मैं ड्रॉ करूं, यहाँ मैं एक और छोटा सा चार्ज ड्रॉ करूं, इसको मान लो मैं dq प्राइम बोलता हूं, तो ये भी कुछ फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेगा। ये डिस्टेंस मान लीजिए r प्राइम है ना, तो कुछ फोर्स ये भी अप्लाई करेगा। उस प्रकार से ये भी जो ऑब्जेक्ट स्मॉल चार्ज होगा वो भी कुछ फोर्स अप्लाई करेगा, यहाँ पे भी कुछ छोटा सा होगा, ये सब भी अप्लाई करेंगे। ऐसे करके आप इस होल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिवाइड कर सकते हैं स्मॉल स्मॉल चार्जेज में, और वो सारे चार्ज जो है इंडिविजुअली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं क्यू नॉट पे। अब आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में पढ़ा है कि जो नेट चार्ज, नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट जो होगा वो इन सारे फोर्सेस का सम हो, ये आपने पढ़ा है ना। तो वही बात है यहाँ पे कि देयरफॉर द टोटल फोर्स, अगर चूंकि यहाँ हमारे पास एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जो स्मॉल स्मॉल चार्जेस थे हमारे, वो जो फोर्स लगा रहे हैं क्यू नॉट पे, उनका जो सम होगा वो इंटीग्रल के फॉर्म में होगा। अगर ये स्पेसिफिक पॉइंट चार्जेस होते तो हम सम वाला जो था हमारा फॉर्मूला उसके फॉर्म में करते, लेकिन चूंकि यहाँ कंटिन्यूटी की बात हो रही है तो इसलिए इंटीग्रेशन के फॉर्म में हमारा टोटल फोर्स आएगा, नेट फोर्स आएगा। तो वही मैंने लिखा है, देयरफॉर द टोटल फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज F इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ df। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, df कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट टाइम्स dq बाई r स्क्वायर था, और ये यूनिट वेक्टर था। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है और क्यू नॉट भी एक कांस्टेंट है इस प्रॉब्लम में। तो ये चीजें जो है बाहर आ गई यहाँ पे इंटीग्रल के फॉर्मूला में, और इंटीग्रल किसका बच गया 1/r स्क्वायर dq, और ये तो खैर यूनिट वेक्टर ही है जो r है वो। तो ये आपका फोर्स, नेट फोर्स हो जाएगा ऑन चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये हो गया। तो नाउ ये हमने पढ़ लिया कि एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो कितना नेट फोर्स अप्लाई करेगा एक पॉइंट चार्ज पर जो कि उसके आसपास में कहीं पे है। अब है कि इसी स्टडी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, और इन सब में हम लोग पढ़ेंगे कि कितना फोर्स लगाया जाएगा एक पॉइंट चार्ज पे। ठीक है, एनीवे तो तीन टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग आगे देखेंगे कि हम लोग इन तीनों टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे उसमें कि पहले तो हम लोग डिफाइन करेंगे कि इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, फिर हम लोग डिफाइन करेंगे कि ये मिलके जो है, जैसे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना फोर्स अप्लाई करेगा एक पॉइंट चार्ज पे, और हम ये भी पढ़ेंगे कि किसी एक पॉइंट पे स्पेस में इस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना क्रिएट किया जाएगा। सिमिलरली फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड लीनियर और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं। सो इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है कि इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड ओवर अ 3 डायमेंशनल रीजन। मान लीजिए कोई 3 डायमेंशनल रीजन है, उस पे कितना चार्ज स्प्रेड आउट। अब ये जो मेरा टैब है ये तो 2 डायमेंशनल है, इस पे मैं 3 डायमेंशनल फिगर ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ। मान लीजिए कोई 3 डायमेंशनल स्पेस है ना, मान लीजिए, तो इसके ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस चीज को हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको कोई एक ऐसी क्वांटिटी होनी चाहिए जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। तो
या फिर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का या फिर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का भी। तो उस मैथमेटिकल क्वांटिटी को वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और उसको हम उसका मैथमेटिकल सिंबल जो हमने यहाँ पे लिया है वो रो है, इसको हम लोग कहते हैं रो। ये ग्रीक सिंबल है, तो रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो एट एनी पॉइंट इन दिस रीजन, ये जो रीजन है हमारा, इसके कहीं पे, इसके अंदर कहीं पे भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो एट एनी पॉइंट इन दिस रीजन इज डिफाइंड एज द चार्ज कंटेंट पर यूनिट वॉल्यूम एट दैट पॉइंट। मान लीजिए इस रीजन में हमने ये वाला पॉइंट लिया, ये वाला पॉइंट लिया, तो इस पे कितना चार्ज होगा, है ना, मान लीजिए वो चार्ज dq है, और इस रीजन का कितना वॉल्यूम होगा dv, उसको हम लोग बोलेंगे रो। ये हो गया आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, रो इज dq बाई dv। मान लीजिए, जो कि जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि कोई वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उस रीजन में किसी भी एक रीजन है, 3 डायमेंशनल स्पेस है जहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके उस रीजन का कोई सा भी आप पॉइंट लीजिए, उस पॉइंट का क्या वॉल्यूम है और उसमें कितना चार्ज है, तो उसमें कितना चार्ज है और उसका कितना वॉल्यूम है, इसको डिवाइड जब कर देंगे तो हमको मिल जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, और मैथमेटिकली दैट इज इक्वल टू dq बाई dv। इसकी जो SI यूनिट है वो कूलॉम पर मीटर क्यूब है, क्योंकि यहाँ चार्ज न्यूमरेटर में है और वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है। चार्ज की जो SI यूनिट होती है वो कूलॉम होती है, और वॉल्यूम की जो SI यूनिट होती है वो मीटर क्यूब होती है। इसलिए रो की SI यूनिट जो हो जाएगी कूलॉम पर मीटर क्यूब हो जाएगी। अब इसी से हमको मिल जाएगा क्या, dq इज इक्वल टू रो dv, है ना, मतलब चार्ज जो हो जाएगा वो उस पॉइंट पे वो मिल जाएगा रो टाइम्स, रो कितना है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, और उसको जब उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे उस छोटे से वॉल्यूम से, तो हमको मिल जाएगा उस छोटे से वॉल्यूम में कितना हमारा चार्ज। अब अगेन, जैसा कि हमने सरफेस चार्ज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था कि अगर फोर्स हमें निकालना है क्यू नॉट पे, तो हम उसको जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसको छोटे छोटे चार्जेस में बांट देते थे। तो यहाँ भी अगर हमें फोर्स निकालना है इस क्यू नॉट पे कितना होगा, तो हम इस वॉल्यूम को, ये जो टोटल वॉल्यूम है, टोटल जो हमारा 3 डायमेंशनल स्पेस है जहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसको हम छोटे छोटे वॉल्यूम्स में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ मैंने एक छोटा सा वॉल्यूम यहाँ ड्रॉ किया, इसको बोला dv, और इसके ऊपर जो चार्ज है dq है ना। तो ये स्मॉल वॉल्यूम dv जो है, ये एक फोर्स लगाएगा df यहाँ पे, ठीक है, जो कि आपको पहले से पता है, इट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स dq इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर होता है। तो आपको यहाँ पे dq तो मिल गया है रो dv, तो dq की जगह आप यहाँ देखिए, यहाँ जो फोर्स होगा वो ये होगा इंटीग्रल ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट टाइम्स 1/r स्क्वायर dq r। यहाँ आपने देखा था, ये देखिए, ये फोर्स आपने यहाँ पे देखा था, ये फोर्स है ना। तो अभी हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर रहे हैं, इसलिए फोर्स का सबस्क्रिप्ट जो हमने डाल दिया है यहाँ पे FV डाल दिया है। कहाँ गया, ये FV यहाँ पे डाल दिया है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू नॉट, ये बाहर आ गया क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, इंटीग्रल 1/r स्क्वायर dq r। ये अभी तक हमने उतना ही लिखा है जितना हमने पीछे पढ़ा है। अब देखिए, ये dq जो है, ये हमने जस्ट अभी फाइंड आउट किया है, रो dv होगा। तो dq की जगह आप रो dv अगर डालेंगे तो रो dv यहाँ आ गया, इंटीग्रल में रो dv बाई r स्क्वायर r। तो ये आपका फोर्स हो गया उस वाले पॉइंट चार्ज पे। अब आपने एक बार फोर्स पता कर लिया किसी भी पॉइंट चार्ज क्यू नॉट पे, किसी भी पॉइंट पे, तो आप उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता कर सकते हैं, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। आप जाके वीडियो प्लीज देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन होती है किसी भी पॉइंट पे। एनीवे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ क्यू नॉट इज गिवन बाय FV, फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज क्यू नॉट एट दैट पॉइंट डिवाइडेड बाय द पॉइंट चार्ज इटसेल्फ। तो FV बाय क्यू नॉट, तो यहाँ देखिए, इसमें हम लोग क्यू नॉट डिवाइड करेंगे तो ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली कितना बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल रो बाई r स्क्वायर dv r। r यहाँ यूनिट वेक्टर है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल गया
ड्यू टू द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट एनी पॉइंट। ठीक है। अब था सेकेंड टाइप, क्या था? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर चार्ज स्प्रेड आउट है तो उसको हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते थे, वैसे ही एक 2 डायमेंशनल स्पेस में अगर चार्ज स्प्रेड आउट है तो उसको हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। वही बात मैंने यहाँ लिखी है, इट इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड ओवर अ 2 डायमेंशनल सरफेस एस। तो 2 डायमेंशनल सरफेस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया एस, तो इस पर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लीजिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है। मैंने यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह नहीं लिखा है, आप चाहे तो एज्यूम कर सकते हैं ऐसे, प्लस 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 प्लस, बेसिकली किसी एक टाइप का मान लीजिए आप स्टडी करने के लिए। अगर ये नेगेटिव भी होगा, जैसे मैं कहता आ रहा हूँ, अगर ये नेगेटिव भी होगा तो कोई अंतर नहीं पड़ता है आपकी स्टडी पे। ठीक, राइट। तो इट इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड ओवर अ 2 डायमेंशनल सरफेस एस। द सरफेस चार्ज डेंसिटी, वहां वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थी जिसको हमने रो से डिनोट किया था, यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करेंगे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है जिसको रो से डिनोट करते हैं। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एट एनी पॉइंट ऑन दिस सरफेस इज डिफाइंड एज, वही कि उस छोटा सा, आप यहाँ पे एरिया लीजिए, ये एरिया यहाँ मैंने ड्रॉ किया है, उस एरिया में जो कि ds है, ds एरिया में कितना चार्ज होगा? dq। तो dq बाई ds जो होगा वो सिग्मा होगा। तो dq बाई ds जो है वो सिग्मा हो गया, और इसकी SI यूनिट कूलॉम पर मीटर स्क्वायर हो गई, क्योंकि ds जो है एरिया है। ठीक है, इसलिए अगेन तो इसी वाले फॉर्मूला से हमको मिल जाएगा चार्ज कितना होगा। हम देखिए चार्ज कितना हो जाएगा, dq इज इक्वल टू सिग्मा ds। अब अगेन हमें फोर्स निकालना है कि कहाँ गया, इस Q नॉट पे कितना फोर्स होगा इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, ओवरऑल जो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके कारण कितना फोर्स होगा, है ना। तो एक छोटा सा एलिमेंट जो dq है, चार्ज एलिमेंट, उसके कारण फोर्स होगा Fs इज इक्वल टू, यहाँ हमने सबस्क्रिप्ट s डाल दिया क्योंकि ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। तो Fs इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट इंटीग्रल 1/r स्क्वायर dq। ये वही फॉर्मूला है हमारा फोर्स का। जब इसमें हम लोग dq की जगह डालेंगे कितना, सिग्मा ds, तो सिग्मा ds यहाँ डालेंगे सिग्मा ds, तो आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये आपको फोर्स मिल गया, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण कितना फोर्स अप्लाई होगा एक पॉइंट चार्ज पे, वो यहाँ पे मिल गया आपको। ठीक है, उसी प्रकार से उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इस Fs को आप लोग Q नॉट से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ आपको मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल सिग्मा बाई r स्क्वायर ds, और ये यूनिट वेक्टर r। तो हमने वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, दोनों के केस में ये भी पढ़ लिया कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस जो है वो फोर्स कितना अप्लाई कर रही हैं किसी पॉइंट चार्ज पे, और दूसरा ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना क्रिएट कर रही है किसी पॉइंट पे, ये सब हमने पढ़ लिया। अब इसी स्टडी को हम लोग करेंगे एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। मान लीजिए कि कोई एक कर्व है ना, 1 डायमेंशनल कर्व है ना, तो उस पे या फिर लाइन के फॉर्म में ही है, तो उस पे कितना चार्ज, उसका उस पे जो चार्ज अगर स्प्रेड ओवर है तो उसके बारे में स्टडी करेंगे, यही सारी चीजें कि वो कितना फोर्स अप्लाई करेगा और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। So line charge distribution is a charge distribution along a one-dimensional curve or line L in space। यहाँ हमने ड्रॉ कर लिया लाइन L, है ना। इस तरह मान लीजिए चार्ज इस तरह से स्प्रेड ओवर है हर जगह पे, ठीक है, ये स्प्रेड ओवर है। सो द लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है उसको रो से डिनोट किया था। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती थी उसको हमने सिग्मा से डिनोट किया था। और अब लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी सिमिलरली एक लाइन चार्ज डेंसिटी होगी जिसको हम लोग लैम्बडा से डिनोट कर रहे हैं। So lambda at any point on this line is defined as the charge per unit length
ऑफ द लाइन एट दैट पॉइंट। छोटा सा सेगमेंट लीजिए यहाँ पे dl के बराबर, इस dl में कितना चार्ज होगा, तो वो dq है, तो dq बाई dl जो होगा वो लैम्डा होगा। dq बाई dl जो है वो लैम्डा के बराबर है, और इसकी SI यूनिट कूलॉम पर मीटर है। तो हमें ये मिल गया, क्या मिल गया हमें, लाइन चार्ज डेंसिटी, है ना, ये मिल गया। अब लाइन चार्ज डेंसिटी से हम लोग इस dq निकाल लेंगे। dq कितना हो जाएगा, लैम्डा dl, ये हमें मिल गया। तो देयरफॉर फोर्स कितना हो जाएगा, मान लीजिए लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टोटल जो है, ये यहाँ पे टोटल फोर्स कितना लगा रहा है इस Q नॉट के ऊपर, तो वो आपको मिल जाएगा। मैंने यहाँ अगेन FL कर लिया है सबस्क्रिप्ट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q नॉट, यहाँ dq था, dq बाई r स्क्वायर था, तो dq की जगह आप लैम्डा dl डालेंगे, तो ये लैम्डा dl आ गया बाई r स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर तो खैर यहाँ पे है ही। ठीक, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसी पॉइंट पे जो Q नॉट है वहां पे, तो इस फोर्स को डिवाइड कर दीजिए Q नॉट से, तो आपको मिल जाएगी जो क्वांटिटी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ऑफ लैम्डा बाई r स्क्वायर dl r। r यहाँ यूनिट वेक्टर है, r कैप मतलब जो है वो यूनिट वेक्टर है। तो हमने वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ लिया। इन तीनों केसेस में ये डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो कितना फोर्स अप्लाई करेंगे किसी पॉइंट चार्ज Q नॉट पे, वो भी पढ़ा, और पॉइंट चार्ज Q नॉट जहां पे है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना क्रिएट होगा इन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के कारण, वो भी हमने पढ़ लिया, है ना। अब एक आध एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिससे हमारा कुछ कंसेप्ट क्लियर हो। हालांकि जैसा मैं कहता रहता हूँ कि आपको बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करना चाहिए डेली के बेसिस पे, एटलीस्ट एक तो आप अवश्य ही कीजिए, अगर ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो एक तो जरूर कीजिए, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा। जो जो टॉपिक्स आप पढ़ते जा रहे हैं उनके एक एक एग्जाम्पल्स जो है आप जरूर सॉल्व कीजिए, जिससे आपका कंसेप्ट आप बहुत बेहतर स्थिति में पहुंच जाएंगे। एक कुछ वीक्स के अंदर या कुछ 1-2 महीने के अंदर आप बहुत बेहतर स्थिति में पहुंच जाएंगे। एनीवे, हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने एक प्रॉब्लम लिखा हुआ है, अ चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 0.7 कूलॉम पर मीटर क्यूब। ध्यान दीजिए, ये स्फेरिकल कंडक्टर तो बोल रहा है 3 डायमेंशनल है ये, लेकिन यहाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की बात हो रही है, ठीक है, जो कि दिया गया है 0.7 कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, आप रो पे मत जाइएगा यहाँ। नाउ व्हेन इट्स चार्ज इज इंक्रीज्ड बाय 0.44 कूलॉम, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है इसकी, है ना, तो कोई ना कोई चार्ज होगा सरफेस के ऊपर, जो स्फेरिकल स्फेयर है उसके ऊपर कोई ना कोई ना चार्ज होगा। जब उस चार्ज को हम बढ़ाते हैं, उस चार्ज में हम 0.44 कूलॉम और ऐड करते हैं, तो ये जो चार्ज डेंसिटी है वो बढ़ के हो जाती है 0.14 कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फेयर एंड द इनिशियल चार्ज ऑन इट। तो हमें रेडियस फाइंड आउट करना है कितना होगा, और इनिशियल चार्ज कितना था ये फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ इसको सॉल्व करता हूँ। मैं लिखता हूँ, let the initial charge on the surface of the sphere be q। ठीक है, हमने मान लिया, तो हमें इनिशियल सरफेस चार्ज डेंसिटी भी दी हुई है। मैं लिखता हूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फेयर कितना होगा, ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पे सिग्मा, इसको सिग्मा 1 कर रहा हूं क्योंकि आगे चल के वो चेंज भी होना है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा 1 विल बी इक्वल टू Q बाई सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर। ठीक है, ये होगा। अब आपको पता है कि
सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना होता है? सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर होता है 4 पाई r², जहां पे r कितना है? r क्या है? रेडियस है। वेयर वेयर r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक। देयरफॉर सिग्मा 1 इक्वल टू q बाई 4 पाई r²। ये हो गया। अब सिग्मा 1 हमें पता है, हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि 0.7 कूलॉम पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, देयरफॉर q बाई 4 पाई r² इज इक्वल टू 0.7। अभी मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा हूं, आप यूनिट भी लिख के चलेंगे तो वही आएगा, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट कूलॉम होगा, इस पूरे का यूनिट मीटर स्क्वायर होगा, तो कूलॉम पर मीटर स्क्वायर की यूनिट होगी। एनीवे ये हमें, मैं इसको इक्वेशन 1 कह रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख लूँ नहीं तो बाद में। q बाई ये 4 पाई r² है। ठीक है, नाउ अगला क्या था कि इसमें हम लोगों को व्हेन इट्स चार्ज इज इंक्रीज्ड बाय 0.44 कूलॉम, तो इसका चार्ज डेंसिटी जो है वो 0.14 कूलॉम पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो देखिए, नहीं 0.14 हो नहीं जाता है, चेंजेज बाय मतलब उसमें इंक्रीज होता है। 0.7 जो था उसमें 0.14 और ऐड हो जाता है ना, चेंजेस 2 नहीं है ये जब आप प्रॉब्लम पढ़ते हैं फिजिक्स में तो उसके लैंग्वेज पे भी आपको ध्यान देना। अगर ये चेंजेस 2 होता तो यहाँ पे 0.14 हो जाता अगला सरफेस चार्ज डेंसिटी, लेकिन अभी चेंजेस बाई है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी 0.7 प्लस 0.14 होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और एक और लॉजिक और भी है कि चेंजेस 2 तो इतना हो भी नहीं, पहले से चार्ज डेंसिटी कम हो भी नहीं सकती है क्योंकि हम इसमें ऐड ही कर रहे हैं चार्ज को, तो चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी हमारी। ठीक है, एनीवे तो व्हेन 0.44 कूलॉम ऑफ चार्ज इज एडेड, वी हैव, ठीक है, सिग्मा 2 इज इक्वल टू q प्लस 0.44 डिवाइडेड बाई 4 पाई r², क्योंकि सरफेस एरिया तो नहीं बदलेगा, सरफेस स्फीयर का एरिया तो नहीं बदल जाएगा ना, वो तो वही रहेगा, तो 4 पाई r² ही रह गया। अब सिग्मा 2 हमें मिल गया है, कितना है, देयरफॉर सॉरी ये q प्लस 0.44 डिवाइडेड बाई 4 पाई r² इज इक्वल टू 0.7 प्लस 0.14, यही था, है ना, 0.14 से ही तो इंक्रीज हुआ था, हाँ 0.14। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया सिग्मा 2। इसको थोड़ा सा और करते हैं, दैट इम्प्लाइज q प्लस 0.44 डिवाइडेड बाई 4 पाई r² इज इक्वल टू 0.84, है ना। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे प्लस करेंगे 0.7 प्लस 0.14 तो आपको 0.84 मिलेगा। इसको इक्वेशन 2 कह दीजिए। अब इक्वेशन 1 हमारा ये था, q बाई 4 पाई r² इज इक्वल टू 0.7। अब है कि डिवाइड अगर कर देंगे एक से दूसरे को, तो मैं यहाँ लिख रहा हूं डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 वी गेट। इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ठीक से लिखूं, q बाई 4 पाई r², और इक्वेशन 2 में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, हाँ तो इसको हम लोग डिवाइड कर रहे थे। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन 2 का, q प्लस 0.44 डिवाइडेड बाई 4 पाई r², और राइट हैंड साइड में क्या था इक्वेशन 1 में, 0.7, तो 0.7, और इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड है 0.84। तो इसको लेकर प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, q डिवाइडेड बाई q प्लस 0.44
इक्वल टू 5/6 ये हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज 6Q इक्वल टू 5Q प्लस 5 into 0.44. That implies Q equal to 2.2. So 2.2 कूलॉम्ब जो है, ये आपका एक चीज जो आपको पता करनी थी वो थी इनिशियल चार्ज। तो इनिशियल चार्ज आपको पता चल गया। मैं लिख देता हूं, therefore initial charge on the sphere is Q equal to 2.2 कूलॉम्ब। और क्या पता करना था? रेडियस। ये था ना, रेडियस पता करना था ना, रेडियस ऑफ द स्फेयर। ठीक, तो रेडियस होगा आपका, रेडियस आपको मिल जाएगा कहाँ से? किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए इसको। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर डालूं तो कितना आएगा? क्या है हमारे पास? Q/4πr² इक्वल टू 0.7। Therefore r² इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 4π इंटू 0.7। Q कितना आया है? 2.2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई को लिख सकते हैं 22/7 इंटू 0.7, है ना? तो ये हो जाएगा 2.2/4 इंटू 22 इंटू 0.7 और ऊपर में चला जाएगा यहाँ 7, तो ये 10 टाइम्स हो जाएगा। ये यहाँ पे 10 टाइम्स हो जाएगा। ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/4। r² इज इक्वल टू 1/4। therefore r इज इक्वल टू 1/2। therefore r इज इक्वल टू 0.5 मीटर। मतलब रेडियस ऑफ द स्फीयर भी आपको यहाँ पे मिल गया 0.5 मीटर से। तो इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व किया। अभी देखिए दूसरा प्रॉब्लम एक और देख लेते हैं। ये शायद प्रॉब्लम कभी जेई मेंस में भी पूछा जा चुका है। ये है 64 ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 0.02 meter and each carrying a charge of 5 microcoulomb are combined to form a bigger drop. Find how the surface density of electrification will change if no charge is lost. Basically हमें दो सिचुएशंस में सरफेस डेंसिटी को कंपेयर करना है। पहला सिचुएशन ये है कि ड्रॉप्स हैं कुछ, है ना, और उनका रेडियस है 0.02 और ईच ड्रॉप पे जो चार्ज है वो है 5 माइक्रोकूलॉम्ब। ठीक है, तो जैसे एक ड्रॉप है, उसको हम अगर स्फीयर मान ले तो उस पे चार्ज है 5 माइक्रोकूलॉम्ब और दूसरे पे जो चार्ज और दूसरा कंडीशन वो है कि जब इन 64 इस तरह के ड्रॉप्स को आपस में कंबाइन किया जाएगा तो कितना सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा और पहले वाले केस में कितना सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको हमें कंपेयर करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। हमें पता करना है, चलिए हमने मान लिया जो छोटा वाला ड्रॉप था जिसको हम स्फीयर मान के चल रहे हैं, तो उसका रेडियस स्मॉल r है। तो हमें पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो मैं पहला बोल रहा हूँ सिग्मा 1 इज इक्वल टू चार्ज इस पे कितना होगा? एक ड्रॉप पे वो है 5 माइक्रोकूलॉम्ब। 5 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलॉम्ब हो गया, डिवाइडेड बाय उसका सरफेस एरिया, तो 4πr², जहां हमें स्मॉल r भी पता है। ठीक है, और तो ये तो हमें पता है, तो हमें पता करना है क्या? ये तो हम जो भी है वो निकाल लेंगे और हमें पता करना है सिग्मा 2 वो होगा, उस पर चार्ज कितना आएगा एक ड्रॉप पे, मतलब एक
64 छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, जिसमें से हर ड्रॉप पे 5 माइक्रो कूलम का चार्ज है, और हर छोटे ड्रॉप का जो रेडियस है वो भी दिया हुआ है। ठीक है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे ड्रॉप्स है, ऐसे 64 ड्रॉप्स को मिलाकर करके एक बड़ा ड्रॉप बनाया गया। तो उस पे कितना सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा? तो चूंकि 64 ड्रॉप्स पे ईच पे 5 माइक्रो कूलम का चार्ज है, तो 64 ऐसे मिलके जो बड़ा ड्रॉप बनाया जाएगा, उस पे चार्ज कितना होगा? 64 इंटू 5 माइक्रो कूलम। तो 5 माइक्रो कूलम इंटू 64 बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जहां पे कैपिटल आर क्या है, वो बड़ा वाला ड्रॉप जो बना उसका रेडियस है। ठीक है, तो यही कैपिटल आर अगर हमें फाइंड आउट हो जाए तो हमें सिग्मा 2 भी मिल जाएगा, फिर हम सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 निकाल लेंगे, या सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 निकाल लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें यही चाहिए, है ना। तो ये कैसे निकलेगा? इसके लिए एक और इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, यहां से पता करेंगे। देखिए, छोटे ड्रॉप्स जो है उसका हमें सब पता है, रेडियस पता है कितना होगा, तो हम उसका वॉल्यूम भी पता है। जब ये इस तरह के 64 ड्रॉप आपस में मिलेंगे तो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, देखिए एक ड्रॉप का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई 64 ड्रॉप का वॉल्यूम जितना होगा, वही एक बिग ड्रॉप का वॉल्यूम होगा, क्योंकि 64 ऐसे ड्रॉप मिलके बिग ड्रॉप बना है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि छोटा वाला जो ड्रॉप था उसका वॉल्यूम कितना था? अ, अ, था 4/3 आर क्यूब, है ना। इसमें जब 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा जो बड़ा वाला ड्रॉप है उसका वॉल्यूम। बड़ा वाला ड्रॉप जो है उसका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि इसका रेडियस कैपिटल आर है। तो 4/3 कैंसिल हो गया, पाई और पाई भी कैंसिल हो गया, और देयरफॉर आर क्यू इज इक्वल टू आर क्यू इंटू 64। अब स्मॉल आर कितना है वो यहाँ प्रॉब्लम में दिया है, 0.02 मीटर। तो 0.02 इंटू का क्यूब इंटू 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 0.02 का क्यूब, यानी कि 0.08 का क्यूब। Therefore, radius of the bigger drop will become 0.08 मीटर। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन को यहाँ आप लोग इस वाले में जो सिग्मा 2 था इसमें फीड कर दीजिए, तो सिग्मा 2 आपको मिल जाएगा। देखिए, सिग्मा 2 कितना था? 64 इंटू 5 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये कैपिटल आर का स्क्वायर। और सिग्मा 1 कितना था? 5 माइक्रो कूलम इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 कर दीजिए, सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितने से चेंज हो रही है ना। तो लिख दीजिए यहाँ पे 64 इंटू 5 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई 5 माइक्रो कूलम बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, इज इक्वल टू 64 इंटू 5 बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 माइक्रो कूलम। ये 5 माइक्रो कूलम तो कैंसिल ही हो गया, 4 पाई और 4 पाई भी कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा? 64 इंटू आर बाई आर का स्क्वायर। अब आर बाई आर कितना है? 64 इंटू स्मॉल आर कितना है? 0.02, कैपिटल आर कितना है? 0.08, इसका स्क्वायर। तो 64 इंटू 1/4 का स्क्वायर, तो 64 इंटू 1/16 इज इक्वल टू 4। मतलब जो आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी है जब बिगर ड्रॉप बना तो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा इंडिविजुअल सरफेस चार्ज डेंसिटी के। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने प्रॉब्लम जो है सॉल्व की। आई होप कि आपको आज जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है वो अच्छे से समझ में आया होगा कि
कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और जो तीनों टाइप के जो हमने पढ़े कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है, और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में अच्छे से आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। गुड लक फॉर योर स्टडीज। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू एंड टेक केयर।